दोस्तों नमस्कार। स्वागत कर रहा हूं आपको हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, अभी तक हम राजनीति उथल पुथल सरगर्मी इस पर वीडियो बना रहे थे और आपके समक्ष भेज रहे थे। आज मैं एक बहुत ही दुखद स्थिति और दुखद निधन की चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग सुने ही होंगे, कल ही नेपाल के बहुत बड़े विद्वान यानी कि सत्यमोहन जोशी जी का निधन हो गया। उनकी उम्र 103 वर्ष थी। मित्रों, उनको नेपाल में शताब्दी पुरुष के रूप में माना जाता है। 103 वर्ष कम नहीं है। लोग मृत्यु होता है तो उसका जो काम काज है बीते हुए दिनों की चर्चा करते हैं और वही देखा जाता है कि यह व्यक्ति क्या किया। आइए मैं यह शताब्दी पुरुष को एक श्रद्धांजलि स्वरूप मैं आज का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे यहाँ बहुत आज के जितने भी पत्रिका है, अखबार है काठमांडू में, सभी के फ्रंट पेज में उन्हीं का फोटो दिया गया है। लेकिन मैं इनकी जानकारी दे दूं आपको कि शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी की 103 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। परसों उनकी स्थिति अचानक बिगड़ गई और छाती में निमोनिया का शिकायत आया और उसके बाद कल सुबह उनका निधन हो गया। ललितपुर के ग्वारको स्थित किस्ट मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार हो रहा था। जोशी के दिल में और प्रोस्टेट की समस्या बताई गई, जिसके कारण वो बहुत कमजोरी फील कर रहे थे। 7 गते किस्ट मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ना किए गए थे। सुधार भी हो रहा था। बीच में कहा गया कि जोशी साहब का ठीक है तबीयत अब, लेकिन अचानक यह स्थिति बदल गई। किस्ट मेडिकल ने सत्यमोहन जोशी और उनकी पत्नी को निःशुल्क सेवा प्रदान करते आया है। अब मैं बता दूं, उनकी बहुत सी कृतियों के बारे में जिसका कि वर्णन एक वीडियो में संभव नहीं है, फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ उनकी कृति के बारे में कि कुछ जानकारी आप लोगों को दे दूं। 103 वर्ष कम नहीं होता है। इसी उम्र में और इसी बीच में उनको बहुत सी कृतियों का पुरस्कार मिला है, जिसमें लोक संस्कृति ने 2013 साल में, नेपाली राष्ट्रीय मुद्रा ने 2017 साल में और कर्णाली लोक संस्कृति ने 2028 साल में मदन पुरस्कार प्राप्त किया है। उनके जन्म शताब्दी के अवसर में नेपाल सरकार ने 1000 रुपये के चांदी के सिक्का और 10 रुपये का हुलाक टिकट भी प्रकाशित किया। जोशी जी 100 वर्ष के होने पर ललितपुर महानगर पालिका, जिसमें उनका जन्म स्थान है, तो ललितपुर महानगर पालिका ने सार्वजनिक विदा भी दी थी 100 वर्ष पर। ललितपुर महानगर पालिका के दूसरे नगर सभा ने जोशी जी को निःशुल्क गाड़ी और सुरक्षा उपलब्ध कराया था। 2071 साल में त्रिमूर्ति निकेतन ने उन्हें शताब्दी पुरुष सम्मान से सम्मानित किया था। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री वामदेव
गौतम और कानून मंत्री थे नरहरि आचार्य, दोनों ने संयुक्त रूप में जोशी जी के ऊंचाई बराबर 5 फीट ऊंचा सप्तनाग जड़ित ताम्रपत्र और 5 लाख नगद सहित शताब्दी पुरुष उपाधि प्रदान किया था। 2070 साल में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेपाल सरकार ने 2079 में के संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्र गौरव से के मान पदवी प्रदान किया था। जोशी जी राष्ट्रीय समाचार समिति और चिनिया रेडियो से भी आबद्ध थे। मित्रों, इतनी सारी बातें उनके बारे में रखी गई है जो कि यहाँ पर वर्णन करना सभी संभव नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि उनका जन्म बखुम्बहाल जो ललितपुर में है, इनका जन्म हुआ था 1977 बैसाख 30 गते। यह विक्रम संवत में है। उनका जन्म जोशी परिवार में हुआ था। उन्होंने नेपाल भाषा और इससे संबंधित बहुत ही अनुसंधान मूलक काम उन्होंने किया। उनका मेन मुख्य चीज कहा जाता है कि लिच्छवी काल, एक आज का जो प्रमुख पत्रिका में निकला है, मैं उसी का शब्द यहाँ प्रयोग करता हूँ। लिच्छवी काल देखी आधुनिक नेपाल सम्म प्रयोग भय का मुद्राहरूको खोज गरेर उनले एक पुस्तक उन्होंने लिखी, जो पुस्तक नेपाली राष्ट्रीय मुद्रा, और यह लिखकर इनको दूसरी बार मदन पुरस्कार मिला नेपाल में। अब कहा जाता है, मन कहा नहीं, यह वास्तविकता भी है कि जोशी जी को यहाँ पर वह पहला व्यक्ति है जो कि 3 बार मदन पुरस्कार के विजेता रहे हैं और उन्हें 3 बार मिला है। अब एक बात है कि 2027 साल की बात है, जिस समय जोशी साहब राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सदस्य थे और उस सदस्य में यहाँ पर एक चूड़ामणि बंधु जी जो भाषा विज्ञान के प्राध्यापक थे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में, उनका कहना है कि जोशी जी उस समय उनको बुलाए, चूड़ामणि बंधु जी को, और चूड़ामणि बंधु जी को उन्होंने कहा कि देखिए आप बहुत काम किए हैं और अब जो है सो चलिए कुछ लोक संस्कृति की बात करते हैं, लोक संस्कृति पर कुछ काम करते हैं। अब काठमांडू का व्यक्ति और उनको अचानक लोक संस्कृति पर आ गया कि इस पर कुछ अनुसंधान किया जाए, और चूड़ामणि बंधु जी को लेकर उन्होंने कहा कि हम यहाँ से जुमला चलते हैं। जुमला बहुत ही विकट, अभी तो खैर काफ़ी प्लेन वगैरह जाती है, लेकिन उस समय बहुत ही कठिन काम था जुमला। संभवतः ये लोग काठमांडू से बाहर जाने वाले पहले व्यक्ति थे और जुमला का आदमी काठमांडू आ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग पहुँचे। अब देखिए चूड़ामणि बंधु जी का जो कथन है कि जोशी जिले भन्नु भयो कि जीवन जगत परिवार वा अरु कुरा केही होइन। अब इनकी सोचाई जो उस वक्त थी उसकी बात यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि यह परिवार, समाज और जीवन कुछ नहीं है। अगर हम इसके लिए कुछ काम करके रख देते हैं तो वह बहुत बड़ी बात होगी। तो उन्हीं का कहना है कि परिवार वा अरु कुरा केही होइन, बरु यो समाज र समय को अध्ययन निकै अर्थपूर्ण हो, यस्तो लाग्यो अनि म हम फाले। चूड़ामणि बंधु जी जब उनकी बात सुने तो उनके मन में भी यह बात आई और वो कह रहे हैं कि हम सब चीज़ छोड़ के श्री सत्यमोहन जोशी जी की बात पर विश्वास करके और मैं लग गया, और मैं उसके बाद
प्रण लिया कि अब मैं इनके साथ जाऊंगा। आगे कहा गया है कि जब यहाँ से गए निकले तो जाना वहाँ बहुत मुश्किल था। जुमला जाने में कहीं बढ़िया मिलता था, नहीं मिलता था, सामान अपने उठाना पड़ता था। लेकिन ये भी काठमांडू से बाहर, ये तो काठमांडू के नेवार जाति में इनका जन्म था, काठमांडू से बाहर गए नहीं थे। लेकिन फिर भी उनको आश्चर्य इस बात पर है कि वह नेपाली लोगों से बात करने में सफल हुए और उसको टुक टाक मिलाकर किसी तरह वहाँ उधर जो लोक संस्कृति का काम था, इसमें नवलपरासी हो चाहे उस एरिया में हो, वो उन्होंने शुरू कर दिया। त्यो बेला जुमला जाने पनि मुश्किल थियो, तर जोशीकै आइडिया र उपायमा सजिलै कर्णाली पुग्नुभयो। और कर्णाली जो नेपाल के पश्चिम में है, बहुत विकट है, अभी भी वह सबसे पिछड़ा हुआ जगह माना जाता है। लेकिन उस समय एक संस्था थी अमेरिका की, अमेरिका को समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक, और ये अमेरिका के समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक और त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अनुबंध में कुछ काम हो रहा था भाषा संबंधी। तो वही समर इंस्टीट्यूट वाला वहाँ से अमेरिका से ही छोटा प्लेन, उसको डकोटा कहते हैं, डकोटा लेकर काठमांडू आया था, जिसमें केवल 5 सीट थी। और वही डकोटा लेकर ये लोग कर्णाली पहुँचे और कर्णाली में वह लोक संस्कृति पर जो काम किए, वह लोक संस्कृति को 5 खंड में प्रकाशित किया गया। और वह 5 खंड में जब प्रकाशित हुआ तो उसी पर उसके बाद वो ये मदन पुरस्कार के प्रतिस्पर्धा में लगे। अब कहा जाता है कि पहली बार जब इनको उस पर मदन पुरस्कार मिली तो उसमें जो पैसा था तो उसमें 5 लोगों में बांटा गया, और 5 लोगों में बांटकर वो उसमें 2-2 हज़ार रुपया हुआ। उसके बाद वो आके काम शुरू किए। फिर उन पर बताया जाता है कि हुलाक टिकट निकाला गया। अब 2077 माघ 20 में जारी उनकी तस्वीर हुलाक टिकट नेपाल में अभी भी है। लेकिन साधक स्रष्टा को सम्मान में निष्क्रिय को यह पहला टिकट था जो किसी साधक के सम्मान में निकला था। लेकिन बताया जाता है कि टिकट में डॉक्टर फुरको सहित, उसमें डॉक्टर फुरको का भी एक तस्वीर था, जो कि देखकर स्वयं सत्यमोहन जोशी आश्चर्य में पड़ गए। अब एक बात आपको मैं यहाँ बता दूं, देखिए सत्यमोहन जोशी का विचार और आज के आधुनिक विद्वान के विचार में कितना फर्क है। मित्रों, यह सोचने वाली बात है। मैं यहाँ पर उन्हीं का ये पंक्ति मैं बता रहा हूँ जो डॉक्टर लिखा हुआ था, उस पर उन्होंने सत्यमोहन जोशी जी ने बहुत ही आश्चर्य व्यक्त किया। और हाँ, एक चीज़ है कि डॉक्टर हमारे ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके थे केदार भक्त माथेमा, तो उन्होंने एक सम्मान किया था। उस सम्मान में भी उनको प्राध्यापक डॉक्टर कह के सम्मानित किया गया था और उन पर कुछ बातें हुई थी। यह बात हमारे सत्यमोहन जोशी जी को पसंद नहीं आया और वह खुलेआम विचार व्यक्त किए कि भाई मेरा नाम सत्यमोहन जोशी है, मेरे आगे ये डॉक्टर क्यों लगाया जाता है, इवन हमें प्राध्यापक क्यों कहा जाता है। मित्रों, यह कितनी बड़ी बात है। और आज के युग से अगर तुलना कीजिए तो आपको एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों, हजारों में मिल जाएंगे कि अगर किसी को मानक उपाधि कहीं मिल गई और उसमें
डॉक्टर लिख दिया गया तो वो समझता है कि वास्तव में हम सचमुच के डॉक्टर हो गए। ऐसे सैकड़ों नाम आप देखिएगा, आजकल ये संजाल है, उस पर आप खोजिएगा तो हर व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देता है। मुझे भी कई बार ऑफर आया कि मिश्रा जी आप भी एक ठो सम्मान क्यों नहीं ले लेते हैं, आप आइए हम लोग सम्मान देते हैं और आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए। और यह व्यक्ति जो सत्यमोहन जोशी जी, आज नहीं, यह 77 की बात है, जब उस समय चर्चा हुई तो उसी समय इसका पूर्ण रूपेण विरोध किए और कहे कि भाई मेरे नाम के आगे यह नहीं लगाइए, मैं तो सिंपल साधारण सा व्यक्ति हूँ। इनको एक सौभाग्य और भी मिला कि यह न्यूजीलैंड जाने वाले पहला व्यक्ति थे। देखिए, न्यूजीलैंड 1953 जून 4 में ये न्यूजीलैंड पहुंचे थे और ठीक पहुंचते ही उस समय न्यूजीलैंड में चर्चा की विषय यह थी कि न्यूजीलैंड के ही नागरिक एडमंड हिलारी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये दोनों हिमालय पहाड़ पर चढ़े थे, जिसके कारण पूरी न्यूजीलैंड में खुशी की लहर छाई हुई थी। और जैसे ही हमारे सत्यमोहन जोशी जी वहाँ पहुँचे तो न्यूजीलैंड वासियों ने इनको तो इनके तेंजिंग नोर्गे शेरपा का नाम समझकर कि उन्हीं के साथ और उन्हीं के सहयोग से एडमंड हिलारी हिमालय पर पहुँचे थे, इसलिए सभी ने उनको गांववासी के रूप में लिया और ये कहकर प्रचार किया कि ये तेंजिंग के गांव से आए हुए हैं वहाँ पर। यह कितनी खुशी की बात थी। और यह 31 वर्ष की उम्र थी इनकी, और उसी उम्र में पूरा न्यूजीलैंड में इनका स्वागत किया गया, गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और यह पहला व्यक्ति थे जिनको कि इस तरह का सम्मान, और उन लोगों ने जोशी जी को बाज़ाब्ते प्रमाण पत्र दिया और प्रमाण पत्र के साथ अभिनंदन किया है। अब आपको मैं कुछ और बता दूं जो जिसकी कि चर्चा यहाँ पर है कि नेपाल औद्योगिक व्यापारिक समाचार संग्रह अड्डाले विक्रम संवत 2001 में पहिलो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण काम गरेको थियो। जोशीजीले उतिखेर उक्त अड्डामा तथ्याङ्ककर्मी तथा अनुसन्धानदाता भएर काम गरेका थिए। विक्रम संवत 2009 से 11 तक 5 जनगणनामा जोशी सेन्सस सुप्रिन्टेन्डेन्ट भएर काम गरेका थिए। उक्त जनगणनालाई आधुनिक जनगणना भनिएको छ। सोही समय जोशी न्यूजीलैंड पुगेका थिए। नेपालमा विक्रम संवत 1968 सालमा पहिलो जनगणना भएको थियो। यह भी देखिए, जो जब पहली जनगणना हुई तो जोशी साहब उस जनगणना में तथ्यांक संकलन कर रहे थे, एक सुप्रिंटेंडेंट का काम कर रहे थे। 2078 मंसिर में राष्ट्रीय जनगणना को 12औं संस्करण संपन्न भएको छ। 7 दशक अघि को न्यूजीलैंड को आधुनिक र वैज्ञानिक व्यवस्था हामी नेपालका निम्ति अझै नौलो विषयकै रूपमा छन्। इतने पुराने और इतनी महान व्यक्ति को जब 100 वर्ष के बाद पूछा गया कि आपकी इच्छा सब क्या है, तो उस इच्छा में इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो बॉडी है, शरीर जो है, इस शरीर को मेडिकल डॉक्टर को और मेडिकल इंस्टीट्यूट को प्रदान कर दिया जाए, क्योंकि लोग कम से कम यह देखें कि यह शरीर कैसे काम किया है और इसका प्रत्येक अंग में क्या चीज़ है, और यह लोगों को अगर काम आ गया तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इनकी। और जो कि मरने से पहले ये दे चुके थे, और इनका शव जब डेथ हुआ तो इनका शव किस्ट मेडिकल कॉलेज में दे दिया गया है।
और आपको बता दें, आज ही यह खबर आई है, जो मरने के बाद वो तो एक हिंदू थे, तो जब उसके बाद हिंदू परंपरा अनुसार कहा जाता है कि पार्थिव शरीर को उसके पुत्र द्वारा दाग बत्ती दिया जाता है और दाग बत्ती देकर उनका संस्कार होता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं हुआ। उनका पुत्र ने यह काम तो किया, उनका संस्कार तो हुआ, उनको जलाया गया, लेकिन जलाया गया किस रूप में? उनकी जन्म कुंडली को लकड़ी में रखकर उसमें दाग बत्ती दिया गया है। इसलिए दिया गया कि जोशी साहब खुद कहे थे कि हमारा शरीर को नहीं जलाकर इसका कुछ प्रयोग हो। और यह महान आत्मा की महान बात वो सफल हुआ, जो कि कल उनके पुत्रों ने यहाँ पर दाग बत्ती देकर, उनके कुंडली को दाग बत्ती देकर, उन्हीं के इच्छा अनुसार उनका जितना सामान था वहाँ पर कपड़ा वो बागमती में दहन करा दिया गया। इसमें अब मित्रों, अब इसमें हम इससे ज़्यादा आपको बताना संभव भी नहीं है, लेकिन आज सत्यमोहन जोशी जी नहीं है। नेपाल में जाइए और किसी भी व्यक्ति से अगर पूछ लीजिए तो हर व्यक्ति यही बात कहेगा कि सत्यमोहन जोशी एक ऐसा पुरुष का जन्म हुआ जो कि मरणोपरांत, जिनके पास लोभ नाम की चीज नहीं थी। उनके परिवार वालों भी यही बता रहा है कि 1 से 3 वर्ष में उनकी पत्नी 99 वर्ष की है, और वो भी यही कह रही हैं, जो उनको अपने घर में कभी भी ठूलो स्वर नेपाली में कहा जाता है, जोर से बोलते हुए कभी नहीं सुना गया, और इतना स्थिर होकर बोलते थे कि उनको देखते ही लोग प्रभावित हो जाता था। और यह बात भी है कि नेपाल का यह पहला व्यक्ति है जिसके पास, नेपाल में कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं लिया है जो यह कहे कि श्री सत्यमोहन जोशी जी कुछ लोभी थे। और आज तक चाहे उन्होंने पैसा का लोभ, चाहे पद का लोभ, ऐसा कहीं पर कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है। आज उस तरह के सत्यमोहन जोशी जी का, जिसको कि शताब्दी पुरुष का उपाधि दिया गया है, वह शताब्दी पुरुष का महाप्रस्थान हो गया, नेपाल से ही नहीं, यह पूरी धरती से। तो एक निर्लोभ व्यक्ति का अगर नाम लिया जाएगा विश्व में, तो नेपाल की ओर से यह एक छोटा सा देन है कि श्री सत्यमोहन जोशी जी आजीवन निर्लोभी व्यक्ति रहे हैं। और उनका नाम हम अपने किताब में लिखें या नहीं लिखें, हम अपनी पत्रिका में लिखें या नहीं लिखें, लेकिन उनका नाम अमर हो गया है। और यह महाप्रस्थान, यह पूरे वातावरण में अब विचरण करने लगा है। अब ज़रूरत है कि उनके किए हुए कार्यों से हम लोग अगर कुछ सीख अनुभव करें, कुछ सीख प्राप्त करें। जो ही शिक्षा अगर मिलती है तो सबसे बड़ी शिक्षा यही है मित्रों कि हमारे अंदर जो लोभ है, कम से कम इस लोभ को अगर हम परित्याग कर सकें तो यह बहुत बड़ी बात होगी। मित्रों, मैं शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी जी को मैं अपनी ओर से और पूरे हिमालयनी परिवार की ओर से अश्रुपूरित विदाई अर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें जगह दें। मित्रों, धन्यवाद, प्रणाम।